Hello everyone. Today we are learning about Mutual India, the centers of the power. And when we are looking at the map 1.1, the Indo-Gangetic Plain and the Delhi, Yamuna River, Aravalli mountain ranges, we observe that the location of Aravalli mountain ranges are marked on the map, and this mountain ranges help Delhi to resist the invasions of enemy. The river Yamuna, which used to help and facilitate transportation and ensure water supply for Delhi. What were the geographical features that motivated the rulers to opt दिल्ली एज ए सेंटर ऑफ द पावर? किस लिए उस टाइम पे जो रूलर्स थे, जो राजा थे, दिल्ली को सेंटर ऑफ पावर की तरह क्यों लिया था? ये क्वेश्चन पूछा गया. दिल्ली एज ए सीट ऑफ पावर, इट वाज अंडर द तोमर किंग हुआ द राजपूत. तो उस टाइम पे दिल्ली को एक सीट ऑफ पावर की तरह क्यों लिया गया था? तो उस टाइम पे दिल्ली तोमर किंग्स के हाथों में था. तोमर किंग्स के यहाँ रूल कर रहे, तोमर किंग्स के सीट ऑफ पावर था. और वो एट्थ सेंचुरी में ये हुआ था कि दिल्ली को कहा जाता है दिल्ली का. उसके बाद जब चौहान डायनेस्टी दिल्ली को रूल करने लगे, धीरे धीरे वो दिल्ली का दिल्ली बन चुकी थी. दैट्स इट. मोहम्मद ऑफ चौहान एस्टैब्लिश हिज डोमिनेशन ओवर दिल्ली. उसके बाद मोहम्मद ऑफ गुल, उन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया. उसके बाद दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बना ली. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज हिज कमांडर इन चीफ. उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उनके कमांडर इन चीफ थे. जब मोहम्मद अफ गुर की डेथ हो चुकी थी, कुतुबुद्दीन ने अपनी रूल 1206 दिल्ली एज अ सीट ऑफ पावर की तरह रखा. उसके बाद मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी थी. यहाँ पे हम ये देखेंगे मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी. उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बालबन. खलजी डायनेस्टी और अलाउद्दीन खलजी. तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आते हैं. सैयद डायनेस्टी में किर्ज खान और लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी. फिर यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. इल्तुतमिश वाज अ रूलर. तो इल्तुतमिश वो एक रूलर थे आफ्टर कुतुबुद्दीन के बाद. ये बहुत ही पावरफुल बन चुके थे. उन्होंने मुल्तान, लाहौर, बंगाल, ये 3 जगह उन्होंने मतलब अपना वो कॉन्कर कर रहे थे. उन्होंने एक मॉनिटरी सिस्टम रखा था और वो उन्होंने दो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था. एक टंका था और दूसरा जिट्टल. बलबन वाज द मेजर रूलर हु रोज टू पावर आफ्टर द रीजन ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के बाद बलबन ही एक ही जो थे जो इतने पावरफुल बने थे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैप में मुल्तान, लाहौर और बंगाल के यहाँ टोटली नॉर्थ ऑफ इंडिया को वो टोटली कॉन्कर कर चुके थे. सुल्ताना रजिया द ओनली वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो रजिया एक ही रूलर थी जो दिल्ली को उन्होंने रूल किया था. शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश की बेटी थी. पर क्या शी लॉस्ट हर पावर ओविंग टू द नोबल्स, क्योंकि वो एक लेडी होने के कारण, एक औरत होने के कारण उनको उतना पावर नहीं दिया गया था. एंड द खलजी डायनेस्टी. तो खलजी डायनेस्टी सक्सीड की थी मामुल्क डायनेस्टी के. अलाउद्दीन खलजी जो थे वो खलजी डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे. और वो उनका सबसे पहले कंट्रोल लेना था गुजरात. तो गुजरात में उनका सबसे पहले पावरफुल बने थे गुजरात, जब वो कॉन्कर कर चुके थे. उसके बाद उन्होंने हॉर्सेस को इंपोर्ट किया, पोर्ट्स को भी लिया. हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे इराक को थ्रू पोर्ट्स में. ही स्ट्रेंथेंड हिज मिलिट्री पावर एंड कॉन्कर्ड द रीजन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. उसके बाद वो सदर्न और वेस्टर्न इंडिया को भी अपने कॉन्कर करने लगे. मैप 1.3 में देख रहे रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खलजी. एरो मार्क्स डिनेट द मिलिट्री मूवमेंट्स. तो यहाँ पे जो भी एरो मार्क्स है ये एक मिलिट्री मूवमेंट्स को सिग्निफाई करता है. द रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. तो ये पूरा तुगलक की क्या बोलते हैं रीजन के कंट्रोल में था. खलजी डायनेस्टी
खिलजी डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट आया था हमारा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में जो सबसे ज्यादा फेमस थे, इम्पोर्टेंट पर्सन थे, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने रूल किया था दिल्ली से लेके देवगिरी तक, और उसके बाद वहां से देवगिरी देवगिरी को उन्होंने रीनेम एंड रीनेम लेटर उसको रीनेम किया था दौलताबाद। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट किया था दिल्ली से लेके दौलताबाद तक। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकली वो बहुत ही मुश्किल हो गया था कि वहां से यहाँ तक ट्रैवलिंग में ही बहुत सारा टाइम निकल गया था, और बहुत सारे सोल्जर्स सरवाइव नहीं कर पाए थे। उसके बाद उनके रूलर्स थे सैयद और लोधी डायनेस्टी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी डायनेस्टी था, और वो वीक बन चुका था। सल्तनत रूल टू बिकन टू डिक्लाइन विद द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो दिल्ली अंडर द मुगल रूल, मुगल रूल कब से स्टार्ट हुआ? 10 अप्रैल 1526 में। The armies of the Sultanate ruler Ibn Lodi Babur, the ruler of Kabul in Afghanistan, fought at Panipat near Delhi. तो सबसे पहले इब्राहिम लोदी और बाबर जो थे रूलर्स थे, वो रूलर्स थे काबुल से अफगानिस्तान। वो उन्होंने एक बार एक युद्ध हुआ था पानीपत दिल्ली में। उसके बाद सिंस द आर्मी ऑफ बाबर मेड यूज ऑफ कैनियंस एंड गन पाउडर, तो बाबर ने क्या यूज किया? कैनियन और गन पाउडर को यूज किया। इसी के कारण इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी इजीली डिफीट हो चुकी थी। बाबर एंडेड द सल्तनत रीजन, एस्टैब्लिश ए न्यू रूल। तो उसके बाद बाबर ने क्या किया? मुगल क्या रूल था? न्यू रूल मतलब मुगल रूल था, विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। दिल्ली को अपने कैपिटल की तरह रखा गया। लेट्स सी द नेम्स ऑफ मेजर मुगल रूलर्स कौन कौन थे। सबसे पहले थे बाबर 1526 टू 30, हुमायूं 1530 टू 1540, अकबर 1556 टू 1605, जहांगीर 1605 टू 1627, शाहजहां 1627 टू 1658, औरंगजेब 1658 टू 1707। तो मुगल रूल ऐसा था कि बाबर ने एक्सटेंड किया था। अकबर जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने किया था। उन्होंने एक स्पेशल टाइप का सिस्टम रखा, वो था मनसबदारी सिस्टम था। उसके बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सोल्जर्स पे ऑफिसर्स को भी मेंटेन किया था उन्होंने। उनके यहाँ पे 7 रत्न थे, उनमें से एक खास ये हैं राजा सिंह, राजा टोडर बीरबल और राजा जय सिंह। वो सब राजपूत थे, और उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट में वो बहुत ही उनका कार्य इतना अच्छा था, मतलब उनके कार्य की क्षमता बहुत अच्छी थी। शेरशाह सूरी, दिल्ली वॉज रूल्ड बाय, तो दिल्ली को रूल कर रहे थे शेरशाह सूरी, तो उसे सूरी डायनेस्टी कहते हैं। 1540 से लेके 1545 तक। उसके बाद वो ही डिफीटिंग द मुगल रूलर हुमायूं, तो उन्होंने हुमायूं को भी हरा दिया। उसके बाद जो उनके ससर थे वो वीक थे। उसके बाद हुमायूं ने फिर से कैप्चर किया दिल्ली को। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम मैप में रीजन्स ऑफ एम्पायर में क्या क्या है। सबसे पहले है यहाँ पे खंदिश, खंदिश तो पहले ही लिखा है। तो यहाँ देख रहे हैं कश्मीर, काबुल, मुल्तान, दिल्ली, गुजरात, मलवा, बिहार, बंगाल। ऑलमोस्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया टोटली कॉन्कर कर चुके थे बाबर, आई मीन अकबर। अकबरनामा एंड एन अकबरी। अकबरनामा तो जो लिखा गया था अबुल फाजिल ने, वो अकबर के कोर्ट में काम करने वाले थे। उन्होंने 3 वॉल्यूम्स मतलब उसके 3 वॉल्यूम्स में लिखे थे। फर्स्ट वॉल्यूम में था अकबर के एंसेस्टर मतलब अकबर के जो पूर्वज। सेकंड में पूरे अकबर ने क्या किया। थर्ड में आके अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन। तो थर्ड वॉल्यूम को कहा जाता है एन अकबरी। तो थर्ड वॉल्यूम से सबसे तीसरा बुक जो था उसे ऐन अकबरी कहते हैं। मैप 3 में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जट्स, राजपूत और मराठास। मुगल एम्पर सबसे एम्पर एक्सपैंड हुआ था किसके रीजन में? औरंगजेब के रीजन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर बिगिन दो द एम्पायर बिगिन टू डिक्लाइन आफ्टर औरंगजेब। तो औरंगजेब के टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड मतलब अपना एरिया मतलब उनकी किंगडम बहुत ही एक्सपैंड हो चुकी थी। जब औरंगजेब के डेथ के बाद वो सब कुछ डिक्लाइन भी हो चुका था।
पावर्स इन सदर्न वेस्टर्न इंडिया। सदर्न वेस्टर्न इंडिया में कैसी पावर चलती थी हम देख रहे हैं। चोला, विजयनगर, भामनी। साउथ इंडिया में चोला किंगडम थी, विजयनगरा किंगडम थी, भामनी किंगडम थी। वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पे मराठा थे। यहाँ पे देख चुके हैं मराठा किंगडम को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चोला किंगडम। जो चोला किंगडम 9th सेंचुरी राजराज चोला और राजेंद्र चोला ने चोला रूरल्स, राजा चोला और राजेंद्र चोला उसमें सबसे प्रमुख थे। चोला सबसे पावरफुल नेवी थी उनकी। और उन चोला अपने अपनी इवन ही उन्होंने अपने एक्सटेंड किया, जैसे कि कंट्रीज मलेशिया और इंटरनेशनल आइलैंड्स पे भी उन्होंने अपना क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस किया, मतलब एक्सटेंड भी किया अपना किंगडम को। तो यहाँ पे हम मैप में देख रहे हैं इंडोनेशिया और मलेशिया आइलैंड्स में भी उन्होंने विजयनगरा द प्रिंस हैज इन हिज डोमिनियंस 300 ports, each of which is equal to Calicut on the terra firms. Terra firms his territory compromises a space of 3 months journey. The country is for the most part well cultivated, very fertile. द ट्रूप्स अमाउंटेड नंबर टू 11 lakhs। तो ये किसने लिखा था? अब्दुल रजाक ने लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि विजयनगर किंगडम में 300 पोर्ट्स थे, वो इतना इक्वल था कि कैलिकट को इक्वल था। और टेरा फ्रीमा हिज टेरिटरी कंप्रोमाइज स्पेस ऑफ 3 months जर्नी। अच्छा, उनकी टेरिटरी इतनी थी कि वो 3 months की जर्नी कर सकते थे। द कंट्रीज फार द मोस्ट पार्ट वेल, तो बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। और वहाँ पे द ट्रूप्स अमाउंट, और वहाँ के ट्रूप्स 11 लाख से ज़्यादा थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ परेड। तो अब्दुल रजाक कौन थे? एक पर्शियन ट्रैवलर थे। वो ये सब कुछ लिखे थे विजयनगर एम्पायर के बारे में। द वेयर वर मेनी पोर्ट्स इन विजयनगरा। तो उन्होंने क्या क्या कहा था? सबसे पहले उन्होंने कहा था देयर वर मेनी पोर्ट्स इन विजयनगर एम्पायर, और वो इक्वल थे कैलिकट के वहाँ पे। और उनको रीच होने के लिए 3 months की जर्नी पड़ती है, और वो वहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल थी। और वहाँ के ट्रूप्स जो थे 11 लाख से भी ज्यादा थे। तो विजयनगर किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड। किसने एस्टेब्लिश किया था? हरिहरा और बुखा ने 14th सेंचुरी। और कृष्णदेव उनमें से सबसे मेजर रूलर थे। बामनी किंगडम देख रहे हैं। अलाउद्दीन हसन बामन शाह जो थे बामन किंगडम मतलब स्थापना की। रायचूर रीजन बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर वो सबसे ज्यादा फर्टाइल थी। उसे राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया भी, भद्रा से लेके कृष्णा रिवर के जो बीच है उसे राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन वार्स एंड गेन कंट्रोल ओवर रायचूर रीजन। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मोटिवेटेड विजयनगर एंड टू एंगेज इन बैटल फॉर रायचूर रीजन? क्या था मोटिवेशन उनमें कि नगर के जो रूलर थे, विजयनगर और बहामनी रूलर्स जो थे वो रायचूर रीजन में इतने क्यों एंगेज हुए थे? तो हम रीजन देखते हैं। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड था। वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन अच्छी होती थी, इसलिए वो ज्यादा एंगेज थे उधर पे। नेक्स्ट मराठा किंगडम देखेंगे तो हम मैप में देख रहे हैं पुणे रीजन अंडर द मराठा किंगडम जो भी ब्लू लाइंस में है। तो 17th सेंचुरी में मराठा किंगडम सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। ये था विंध्या सतपुरा माउंटेन रेंजेस और नर्मदा तापी रिवर यहाँ पर फ्लो होती है। तो वहाँ के मराठी, उनकी लैंग्वेज से मराठी स्पीकिंग और उनकी लिटरेचर भी मराठा से। व्हाट वर द फैक्टर दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ मराठा? क्या फैक्टर्स है जिससे मराठा की ग्रोथ हुई थी? शिवाजी वॉज द रूल ऑफ मराठा किंगडम। तो शिवाजी जो थे सबसे मराठा किंगडम के थे, उनको छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है। उनके आर्मी और नेवी इट हेल्प टू बी अ मेजर पॉलिटिकल पावर। तो मराठास में स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी थी, इसीलिए उनके पॉलिटिकली पावरफुल, इसलिए वो बन चुके थे। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा किस फैक्टर से उनकी ग्रोथ हुई? क्योंकि उनकी नेवी और स्ट्रॉन्ग आर्मी के कारण उनकी मराठास की ग्रोथ हो चुकी थी। पुणे was the capital of Maratha kingdom. In addition to Delhi, various center of powers existed in different parts of India during the medieval period. Prepare a note on them. Okay. Summary में देखें, it was a geographical feature that inspired the ruler to opt Delhi as a center of power. दिल्ली को इसलिए center of power यूज किया गया था क्योंकि geographical factors के कारण। It was under the Tomar king that Delhi first became the center of power. तोमस किंग के पहले के कारण ही दिल्ली को सेंटर ऑफ पावर बनाया गया। सल्तनत रूल
established with Delhi as its capital. सल्तनत रूल जो थी दिल्ली को भी कैपिटल रखा गया। उसमें फर्दर एक्सटेंड किया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का। उसके बाद बाबर ने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में। उसके बाद 1526 में मुगल रूल हो चुका था। अकबर और औरंगजेब ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद सेंटर ऑफ पावर एग्जिस्टेड इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द मीजुअल पीरियड। मिडल इंडिया को देखेंगे, सबसे पहले तोमर डायनेस्टी थी दिल्ली में, उसके बाद चौहान डायनेस्टी दिल्ली, उसके बाद सल्तनत रूल दिल्ली, उसके बाद मुगल डायनेस्टी, उसके बाद साउथ इंडिया में चोलास, विजयनगर साउथ इंडिया, बहमनी साउथ इंडिया और मराठा वेस्टर्न इंडिया। तो लर्निंग आउटकम था एक्सप्लेन द ट्रॉपिकल फीचर्स दैट हेल्प दिल्ली टू बिकम अ सेंटर ऑफ पावर। दिल्ली को किसी लिए सेंटर ऑफ पावर बनाया गया क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड थी और यमुना रिवर जो वहाँ पे फ्लो करती थी, इस तरफ से अरावली माउंटेन्स थे और उधर उस तरफ से गंगा और यमुना का फर्टाइल लैंड था और माउंटेन्स भी माउंटेन्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए दिल्ली को सेंटर की तरह लिया गया था। एनालाइज द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत एंड मुगल